हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था पद परिचय। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे, जो है शब्द शक्तियाँ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। किस किस पर प्रभाव डालता है? मन पर, कल्पना पर और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्या कहा गया है? शब्द का अर्थ कब बदलता है? जब हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। ठीक है, जो लेसन आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो है शब्द शक्ति। ठीक है, देखो, शब्दों में जो भी निहित अर्थ होता है ना, शब्दों के अंदर जो भी अर्थ है, उसका बोध कराने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? शब्द शक्ति का। ठीक है, ये वह शक्ति है जो शब्दों में निहित अर्थ का बोध कराती है। ठीक है, तो क्या है ये? शब्द शक्ति। अच्छा, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। गाय, ठीक है। तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। अब देखिए, सुमित्रा तो कोई लड़की है ना, सुमित्रा की बहू तो कोई लड़की है, कोई औरत है। और ये क्या बोला गया है कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। ठीक है, एक में पशु का नाम है तो दूसरे में क्या है? भोला, सीधा व सरल व्यक्ति। ठीक है, सुमित्रा की बहू जो है वो तो क्या है? एक व्यक्ति है। और इसमें जो गाय है वो क्या है? पशु है। और इसमें जो गाय का अर्थ लिया गया है वो कैसा लिया गया है? भोला, सीधा, साधारण, सरल। चलिए, इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियां 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। देख लेते हैं। देखिए, यह है शब्द शक्तियां। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, देखिए, ये तो शब्द शक्ति के नाम हो गए। और ये इसके शब्द होते हैं कि अभिधा को हम क्या कहेंगे? वाचक। लक्षणा को क्या कहेंगे? लक्षक। और व्यंजना को कहेंगे व्यंजक। अब इनके अर्थ देख लो। अभिधा का अर्थ क्या है? वाच्यार्थ। लक्षणा का क्या है? लक्ष्यार्थ। और व्यंजना का क्या है? व्यंग्यार्थ। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है। क्या बोला गया है? मुख्य अर्थ। ये याद रखिएगा आप। अभिधा में क्या होगा? मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, देखिए, जो अभिधा है ना, अभिधा का जो शाब्दिक अर्थ मैं बताऊं तो शाब्दिक अर्थ है बिल्कुल नाम। ठीक है, क्या है? नाम। यानी कि नामवाची अर्थ देने वाली या साधारण अर्थ देने वाली, या मैं कहूं मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा से जो निकल रहे हैं अर्थ, उनको क्या कहेंगे? या तो हम बोलेंगे मुख्यार्थ, या बोलेंगे वाच्यार्थ, और या तो हम बोलेंगे अभिधेयार्थ। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति को। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक
अर्थ को अभिधा कहा है? किन्होंने कहा है? पंडित रामदहिन मिश्र ने। क्या कहा है? साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। अच्छा, तो आचार्य मम्मट ने क्या बोला है? आचार्य मम्मट जी कहते हैं मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने बात कही है अभिधा को लेकर। अच्छा, इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। जिससे हमें अर्थ मिला वो क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देख लीजिए। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कोई अवरोध आ रहा है अर्थ ग्रहण करने में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ जी हैं, वो अयोध्या के राजा थे। तो कोई अवरोध आया क्या? जी नहीं, कोई अवरोध नहीं आया अर्थ को समझने पर। अच्छा, आगे देख लेते हैं। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। ठीक है, तो अभिधा में हमने क्या क्या सीखा? अभिधा में हमने सीखा कि देखिए, एक तो बिना किसी अवरोध के अर्थ आ जाएगा। श्रोता या पाठक बिल्कुल आसानी से उसको बता देगा, अर्थ को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो हमने इसमें 2-4 बातें ये सीखी कि ये सरल वाक्य बताते हैं, जैसा शब्द में है वैसा ही अर्थ निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी अवरोध नहीं आएगा। जो बात कहनी थी वो वाक्य से एकदम स्पष्ट हो जाएगी बिना किसी अवरोध के। चलिए अब बात कर लेते हैं लक्षणा की। हाँ जी, लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, क्या बोला गया है? जब किसी शब्द के क्या हो? मुख्यार्थ में क्या हो? बाधा हो। देखिए, ऊपर बाधा नहीं थी, अभिधा में क्या नहीं था? बाधा नहीं थी। और लक्षणा में क्या है? बाधा है, या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो तथा अन्य किसी लक्षण पर अथवा दीर्घकाल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। देखिए, जहां शब्दों का सीधा अर्थ ग्रहण ना करके, क्या बोला गया? मैंने क्या बोला है? सीधा अर्थ ग्रहण ना करके शब्द के लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है। अभिधा में हमने बात की थी सीधा अर्थ निकल रहा है, लेकिन लक्षणा में सीधा अर्थ नहीं निकलता है। फिर क्या निकलता है? ये लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अच्छा, इससे जो निकलते हैं अर्थ उसको हम लक्ष्यार्थ बोलेंगे या लक्षणार्थ बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। पुलिस को देखकर चोर कैसा हो गया? चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। ठीक है, जबकि चौकन्ना का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चौ यानी कि 4, कन्ना यानी कि कान। ठीक है, अर्थात 4 कान वाला। अच्छा, अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित है
अतः यह प्रयोजनवादी लक्षण है। क्या है ये? प्रयोजनवादी लक्षणा। इसमें देखिए दो चीज आएगी, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवादी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। अच्छा देखिए जो अभिधा थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कोई अवरोध नहीं आएगा, सीधा सीधा अर्थ जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सीधा सीधा अर्थ निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो हमारी, हाँ जी, तो देखिए जो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति है ना, उसमें अर्थ सीधा सीधा नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके लक्षण से अर्थ निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या हो गई? लक्षणा हो गई है। अच्छा, इस पे जो प्रयोजनवती लक्षणा है और एक रूढ़ि लक्षणा हो जाएगी। अच्छा मैं इनको समझा देती हूँ ज़रा, मैं प्रयोजनवती को। देखिए जो किसी के कार्य को दिखाता है, क्या बोला गया मैंने? जो किसी के कार्य को दिखाता है। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ बनाइए और उसमें नोट डाउन भी कीजिए। जो किसी के कार्य को दिखाता है वो प्रयोजनवती है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने सफ़ेद कोट पहना हुआ है तो हम उसे देखकर क्या बोलते हैं? डॉक्टर हैं। अगर किसी ने काला कोट पहना हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? वकील हैं। ठीक है, तो किसी कार्य को दिखाता है तो प्रयोजनवती लक्षणा हो जाता है। अगर बात की जाए रूढ़ि की, रूढ़ि लक्षणा, तो सुनिए ध्यान से, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे हम रूढ़ि लक्षणा। जैसे कि भोलेपन के लिए ऊपर हमने बात की, ऊपर अपने उसमें अभिधा में बात की थी, तो शब्द शक्ति में जो बात की थी उसमें क्या था कि गाय बताया गया एक महिला को, लेकिन वो गाय तो है नहीं, गाय तो जानवर होती है। तो गाय का इसमें अर्थ क्या निकला? भोलापन। क्या लक्षण निकला? भोलापन। ठीक है, तो वो हो जाएगा रूढ़ि। और प्रयोजनवती जब किसी कार्य को दर्शाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार उदाहरण देख लेते हैं। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। अब ऊंट क्या है? ऊंट हो गया राजेश का पुत्र, तो हम कैसे कहेंगे उसको कि भाई अधिक लंबा हो गया? ऊंट तो लंबा होता है। तो ये उसके लक्षण को दर्शा रहा है। सीधा सीधा शब्द हमने बोला, सीधा सीधा वाक्य हमने बोला, उससे अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें क्या किया? लक्षण है। ठीक है, ऊंट का अर्थ क्या है? अधिक लंबा होना। अच्छा, अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, क्या क्या बताया गया कि भाई देखो सीधे सीधे तो नहीं लिया गया, ऊंट बता दिया एक लड़के को, और ऊंट का मतलब क्या है? ज़्यादा लंबा होना। ऊंट लंबा होता है ना, ठीक है, तो उसका लक्षण है ये। अच्छा, लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। शेर तो जानवर है ना, पशु है ना, और वो भी पंजाब के शेर, यानी कि क्या? बहुत बहादुर हैं फिर तो। सारा घर मेला देखने गया है। अब क्या घर जाएगा क्या पूरा, या घर के मेंबर्स जाएंगे? सभी मेंबर्स जाएंगे ना, या घर उठकर चला जाएगा खुद मेला देखने? जी नहीं। तो क्या दिखा रहा है ये? उसके लक्षण को दिखा रहा है, लक्षणा है। ठीक है, अब देखिए नरेश तो गधा है, या किसी अन्य का भी नाम जोड़ सकते हैं आप लोग, किसी का भी नाम जोड़िए तो उसको हम बोल सकते हैं भाई ये तो ये है, किसी भी चीज़ से हमने जोड़ दिया। जैसे कि भाई जैसे सीता को हमने गाय बोला, सीता को गाय बोल दिया, या ऊँट, ऊँट जैसे उदाहरण आया था अभी, है ना, राजेश का पुत्र तो ऊँट है, वो उदाहरण आया था अभी। इस तरह से नरेश तो गधा है, तो क्या वाक्य में नरेश गधा है क्या? क्या वो ढेंचू ढेंचू करता है? नहीं साहब, वो नहीं करता है। वो तो हमने क्या किया है? लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तेज हवा से बातें कर रहा था, वह हवा से बातें कर रहा था। कभी देखा है क्या किसी को हवा से बातें करते हुए? जी नहीं। यानी कि क्या है? वो तेज, बहुत तेज, यानी कि दौड़ रहा होगा, वो तेज चल रहा होगा वो, है ना, इस तरह से है ये। सैनिकों ने कमर कस ली है, सैनिकों ने कमर कस ली है। तो क्या हो रहा है इसमें कि भाई अर्थ
जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग उसके लक्षणों पर बल दिया गया है। ठीक है, अवरोध हो रहा है और अभिधा में अवरोध नहीं आ रहा था। दो चीज़ हमने पढ़ ली है अब तक, अभिधा और लक्षणा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं लाक्षणिक शब्द और इनके अर्थ भी कैसे ही होंगे? लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। देखिए, जो आपको मैं समझा रही हूँ ना, वो अलग अलग जगहों से उदाहरण लेकर समझा रही हूँ। इस बुक में जो उदाहरण है, इस लेसन में जो उदाहरण है, उनसे भी अलग मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए बातों को। और नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। जो इसका अंतिम पार्ट है वो कौन सा है? व्यंजना शब्द शक्ति। अच्छा, थर्ड है इसका ये, व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ ना अभिधा से प्रकट होता हो, ना लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वह क्या कहलाती है? व्यंजना कहलाती है। ठीक है, क्या बोला गया है भाई? ना तो उसमें अभिधा के जो है अभिधा प्रकट हो रही है, ना तो उसमें लक्षणा आ रही है, उसका तो कुछ अलग ही अर्थ है, उसका तो कुछ तीसरा ही अर्थ है, कोई अन्य ही अर्थ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति। अच्छा, व्यंजना का अर्थ है विकसित करना। अब इसका अर्थ क्या है? व्यंजना का क्या अर्थ है? विकसित करना या फिर स्पष्ट करना, रहस्य खोलना, है ना? किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति है। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। क्या कहा गया है? एक ही शब्द के क्या होंगे? अलग अलग अर्थ होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल व्यंजना कहलाएंगे। अच्छा, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। कभी पाठक या श्रोता की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, ठीक है, कोई अलग ही नया अर्थ अपने आप में गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई है, वाक्य में अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय, जो अपने पशुओं को ले जाते हैं चराने के लिए, तो उनके लिए संध्या का क्या अर्थ हो गया? उनके लिए हो गया कि शाम हो गई है और हमें घर लौटना है, हमारा समय हो गया घर लौटने का। ठीक है, और तो पुजारी के लिए क्या हो गया? पूजा वंदन का समय हो गया है, शाम हो गई है, पूजा करने का समय हो गया है। यानी कि संध्या हुई है, एक चीज़ हुई है, लेकिन अर्थ सबके लिए क्या क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। ठीक है, अच्छा, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दी, ये देखिए, और दूसरा आएगा आर्थी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी देख लेते हैं। हाँ जी, शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, पढ़कर स्पष्ट हो रहा है। किस पर निर्भर हो? शब्द पर निर्भर हो। शब्द बदल देने से अर्थ प्राय रख देने से अर्थ बदल जाता है। अच्छा, शब्द बदल देने से क्या होगा? अर्थ भी बदल जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? शाब्दी व्यंजना होगा। ठीक है, क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे पढ़िए, साथ साथ पढ़िए, चिर जीवो जोरी जूरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है। क्या है वृष भानुजा का अर्थ? है एक तो राधा आ जाएगा और
गाय। वहीं हलदर के भी दो अर्थ निकल कर आ गए हैं, बलराम श्री कृष्ण जी के जो भाई हैं, और बैल। ठीक है, अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दीय व्यंजना का अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, अच्छा, इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, एक तो चमक, सम्मान और फिर जल के लिए। उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्थी व्यंजना। नाम से स्पष्ट है, अर्थ के बारे में बात की गई है। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। देखिए, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। अगर हमने इसका पर्याय रख दिया, इसकी जगह पर कुछ और रख दिया, फिर भी अर्थ निकल रहा है, पर्यायवाची सुना है ना, तो वही पर्याय है ये। ठीक है, उसका अर्थ रख दिया है तो क्या होगा, अर्थ की जो प्राप्ति हो जाएगी, तब ये होगा आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सघन कुंज, छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो, वहे वा यमुना के तीर। इसमें गोपियां कृष्ण के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। ठीक है, इसमें कृष्ण के साथ जो लीलाएं कर रही हैं गोपियां, उनके बारे में वो अपने भाव प्रकट कर रही हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, उसको देख लेते हैं एक बार। ऐसे मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, डिवाइड कर दिया मैंने इसे। अच्छा, अभिधा, मुख्यार्थ बिल्कुल पढ़ा था हमने, मुख्य अर्थ। लक्ष्यार्थ बिल्कुल पढ़ा था हमने, लक्षणार्थ भी पढ़ा था। और व्यंजना का क्या पढ़ा था हमने, व्यंग्यार्थ। ठीक है, अब इसमें क्या है, सर्वविदित होगा, सरलार्थ होगा। अब ये रूढ़ और प्रयोजनार्थ या प्रयोजनवती हमने पढ़ा था ऊपर, वो है इसमें। संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ। ठीक है, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, क्या है ये, एकदम सरल वाक्य दे रहा है, एकदम मुख्य अर्थ दे रहा है ना, मूर्ख हो सकता है ना, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। अब लक्षण में कैसे होगा, लक्षणा में तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र गधा है। अब व्यंजना में क्या होगा, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, बृहस्पति का अवतार है। तो इसमें क्या आया, कोई अन्य तीसरा ही अर्थ आ गया। इसमें इसका लक्षण पे बात कर दी गई, इसमें क्या गया, बिल्कुल मुख्यार्थ, यानी कि बिल्कुल सरल वाक्य बोल दिया गया है, जैसा है वैसा बता दिया है। यहाँ पर हमने लक्षण के बारे में बात कर ली, और यहाँ पर कोई अन्य तीसरा ही अर्थ निकल गया, ना तो लक्षणार्थ आया ना ही अभिधा आई। ठीक है, तो वो व्यंजना है। अच्छा, अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तो व्यंग्यार्थ, ये तो उसका हो गया ना, व्यंजना का, और ये किसका हो गया, बिल्कुल लक्षणा का हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो क्या होगा फिर, वाच्यार्थ। ठीक है, लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है, लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। अभिधा से होगा क्या, क्या व्यंजना से होगा, या इन दोनों से होगा, किससे होगा, लक्षण की बात की है तो लक्षणा से होगा, है ना। चलिए, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है। परंपरागत रूढ़ की बात हमने की थी अभी, तो किस में की थी, याद करिए किस में की थी, क्या उसमें व्यंग्य से की थी क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, ये क्यों आ रहा है व्यंग्य इसमें, तो बिल्कुल कट कर दो उसको देखते ही। सरलार्थ, क्या हमने मुख्यार्थ की बात की थी क्या, है नहीं की थी ना, अभिधा की बात, अभिधा है ना, ये तो सरलार्थ नहीं की थी ना।
संकेत कुछ पढ़ा था संकेत जैसा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? लक्षण से। ठीक है, लक्षण से। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। ऊपर बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से, दोबारा देखिए वीडियो को। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ एवं उदाहरण बताइए, बता दिया है। शाब्दिक व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना में अंतर, बिल्कुल बता दिया गया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषाएं, विस्तार, विशेषताएं से लिखते हुए 3-3 उदाहरण लिखिए। अच्छा देखिए, अभी में सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा शब्द शक्तियों वाला। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं मेहनत कर रही हूँ। एग्जाम्पल्स बुक से अलावा भी मैं एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट हो, जो अब तक बना हुआ था कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बहुत सरलता से समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह से आपको जो सेशंस मिलेंगे आगे वो बहुत बेहतरीन मिलेंगे, क्वालिटी मिलेगी उसमें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।